बीएचयू गुरुकुलम के हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में, जो पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लेटो दूसरा चैप्टर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूजीसी नेट का। तो प्लेटो की बात करने से पहले हम जान लें कि प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था और उसकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस यूनान में हुआ था। इसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था और प्लेटो की उपाधि उसे सुकरात ने दी। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना है द रिपब्लिक। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने द स्टेट्समैन और द लॉज नामक के ग्रंथ लिखे, जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। प्लेटो ने अपनी किताब क्रीटो में सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है। निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर या विषमिष्ट से विशिष्ट की ओर निष्कर्ष निकालना है। आगमनात्मक पद्धति विशिष्ट से समिष्ट की ओर निष्कर्ष निकालना है। स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख है। लॉज में अपूर्ण मनुष्य के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करने संभव नहीं है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं। और प्लेटो की हम रचनाओं की बात करेंगे, जो उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। सबसे उसकी महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक है, दूसरी उसकी द लॉज और द स्टेट्समैन। उसके अलावा अन्य रचनाएं उसकी यहाँ दी हुई हैं और इसमें एक और इसकी इम्पोर्टेंट है एपोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति के साथ साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना 386 ईसा पूर्व में की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार विचार यानी आइडिया ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। उसके अनुसार विश्व दो प्रकार के हैं, विचारों की दुनिया, भौतिक व वास्तविक दुनिया। तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। हेराक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। पैरामेंडिस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। प्लेटो ने उपरोक्त दोनों विचारों के बीच सामंजस्य कर दिया। उसके अनुसार सत्य स्थायी होता है, परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तात्कालिक एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। अब हम प्लेटो के व्यक्ति संबंधी विचार के बारे में जानेंगे कि उसके व्यक्तियों के बारे में क्या विचार थे। प्लेटो ग्रीक युगीन विचारक था। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। आत्मा के इन गुणों में से समाज में तीन वर्गों का निर्माण हुआ। विवेक की प्रधानता जिस वर्ग में थी उसे शासक वर्ग या दार्शनिक राजा की संज्ञा दी है प्लेटो ने। साहस की प्रधानता सैनिकों में बताई है प्लेटो के अनुसार, और तृष्णा की प्रधानता उत्पादक वर्ग यानी जो बिजनेसमैन होता था उसमें बताई है। प्लेटो की प्रसिद्ध कथन है, राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है। प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों को वर्गों का समूह मानता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है। राजा को सामाजिकता से दूर कर तथा उसे संसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया है। शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा। प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। प्लेटो का राज्य संबंधी विचार हम जानेंगे कि प्लेटो का राज्य के संबंध में क्या विचार था, राज्य की प्रकृति के विषय में क्या उसका विचार था। प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। उसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वेग से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक या स्वावयवी होती है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। रिपब्लिक के प्रधान पात्र हैं पोलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लोकोन।
अब हम जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेटो का क्या विचार है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है, यह स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देंगे। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। प्लेटो प्रथमतः तत्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लूकिन ने किया था। प्लेटो ने समाज शैली में रिपब्लिक लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्ण खंडन किया। बार्कर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी व भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी और उपयोगितावादी थे। सोफिस्ट विचारकों में कैफिलास के अनुसार सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया था। प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। पॉलीमार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। थ्रेसिमेकस ने न्याय की अवमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, अतः शासकों का स्वार्थ व भलाई ही न्याय है। जबकि प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष वर्ग का मात्र का नहीं। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति के बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज्यादा है तथा एक अन्यायी व्यक्ति के बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। ग्लूकोन के अनुसार न्याय मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है। उनके अनुसार न्याय आसक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। ग्लूकोन की मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन करते हुए कहा है कि न्याय बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है, यह कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं हो सकता है, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। न्याय के दो पहलू हैं, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है, साहस, वासना व विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। सामाजिक स्तर पर न्याय समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है, जिसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। प्लेटो ने सरकारों के विभिन्न रूप के बारे में बताया था। उसमें पहला है अभिजात तंत्र, दूसरा है सैनिक तंत्र, तीसरा धनिक तंत्र, चौथा प्रजातंत्र और पांचवा निरंकुश तंत्र। प्लेटो द्वारा जो शासन प्रणालियां बताई गई हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। उसके अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है। उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। सेबाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। विधि, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। इसलिए प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि के सभी को अज्ञान माना। प्लेटो ने अपनी बाद की रचना द स्टेट्समैन और द लॉज में विधि को महत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्लेटो ने अपने सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया तथा दंड की बजाय साम्यवाद पर महत्वपूर्ण बल दिया। प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं किया गया है, इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है। अब हम प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार को जानेंगे कि शिक्षा के संबंध में प्लेटो के क्या विचार थे।
बार्कर कहता है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। बार्कर के अनुसार द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन पर रचना नहीं है। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य विचारों एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा के चरण: प्राथमिक शिक्षा 10 वर्ष से 20 वर्ष तक होगी। इसमें संगीत एवं व्यायाम शिक्षा की विषय वस्तु होंगे। द्वितीय चरण की शिक्षा जो 20 से 30 वर्ष के बीच होगी, जिसमें गणित, ज्योतिषी, ज्यामितिक शिक्षा दी जाएगी, जियोमेट्री की। और शिक्षा का जो तृतीय चरण बताया प्लेटो ने, वो 30 से 35 वर्ष का होगा, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो ने कार्यों का भी विभाजन और विशेषीकरण किया है। ये देखते हैं कि उसने कैसे कार्यों का विभाजन एवं विशेषीकरण किया है। जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा उसे उत्पादन का कार्य सौंप दिया जाएगा। जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा उसे सैनिकों का कार्य सौंपा जाएगा। जो शिक्षा के सभी चरणों में सफल होगा वह दार्शनिक राजा होगा। 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा। शिक्षा के द्वारा सभी के कार्यों का विभाजन होगा, जिससे सभी अपने कार्य के विशेषज्ञ होंगे, जिससे समूचे समाज का भला होगा। प्लेटो के राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया, जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। प्लेटो ने साम्यवाद के संबंध में क्या निर्धारणा प्रस्तुत किया उसको देखते हैं। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन 2 प्रकार के नगर राज्यों में था। पहला अमीरों का राज्य, दूसरा गरीबों का राज्य। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखना है, जिससे वह अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा को पूरा कर सके। प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभव से परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका अपना परिवार नहीं होगा। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में निम्नलिखित अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच के हम अंतर को देखेंगे। प्लेटो के साम्यवाद यह कहता है कि यह पूरे समाज पर लागू नहीं होगा, जबकि आधुनिक साम्यवाद कहता है कि यह पूरे समाज पर एक साथ लागू होगा। प्लेटो का साम्यवाद कहता है यह पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है। आधुनिक साम्यवाद के अनुसार यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। प्लेटो का साम्यवाद बताता है यह नैतिक साम्यवाद की कल्पना पर आधारित है, और जो आधुनिक साम्यवाद है यह आर्थिक साम्यवाद का समर्थन करता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है। अब आइए हम प्लेटो की आलोचनाओं को देखेंगे। प्लेटो की क्या क्या आलोचनाएं की गई, उसकी थ्योरी की क्या आलोचनाएं की गई, हम उस पर देखेंगे। कार्ल पापर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। कार्ल पापर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं, इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा। हन्ना अरेंडेट ने भी प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा। प्लेटो और फांसीवाद, प्लेटो के सिद्धांतों में और फांसीवादों में क्या संबंध है उसमें हम देखेंगे। कार्ल पापर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा। प्लेटो और फांसीवाद में कई समानताएं व असमानताएं हैं। समानताएं क्या क्या हैं? प्लेटो अपने फांसीवाद दोनों राज्यों को नैतिक और सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। दोनों का यह मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। फांसीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेटो ने भी स्पष्ट कहा कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक के अध्यादेश से महत्वपूर्ण होता है। प्लेटो का फांसीवाद विचारधारा लोकतंत्र का घोर विरोधी है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार और समानता की संकल्पना विद्यमान नहीं है। फांसीवादी भी यही मानते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा व साहित्य पर नियंत्रण किया जाएगा। फांसीवादी राज्य में नियंत्रण करते हैं। असमानताएं क्या क्या ये देख लिया जाए। प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है, जबकि फांसीवादी व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते हैं। प्लेटो दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित होगा, जबकि फांसीवाद में शासन द्रुतता, फरेब और चालाकी के द्वारा किया जाता है। प्लेटो के विचारों में स्वतंत्रता और समानता अंतर्निहित है, जबकि फांसीवादी विचारक स्वतंत्रता और समानता को बिल्कुल नहीं मानते। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया, जबकि फांसीवादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। प्लेटो के विचार में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, जबकि फांसीवादी उग्र राष्ट्रीयता के धुर समर्थक हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की तथा उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया, जबकि फांसीवादी मूलतः एक अवसरवादी विचारधारा है। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। प्लेटो के फांसीवाद से समानताएं अपवादिक हैं। प्लेटो का दर्शन सत्य, विवेक, न्याय एवं सौंदर्य का पर्याय है, जबकि फांसीवादी विचारधारा असत्य, चालाकी एवं धूर्तता का दूसरा नाम है। अतः प्लेटो और फांसीवाद दोनों विपरीत हैं।
दोनों में कोई समानता नहीं है। प्लेटो के संबंध में कुछ अन्य विचारकों ने प्लेटो पर को आधार बनाकर कुछ रचनाएं की हैं, कुछ किताबें लिखी हैं। आइए देखते हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो व उसके पूर्ववर्ती। अर्नेस्ट बार्कर ने एक और लिखा था, प्लेटो व अरस्तु के राजनीतिक विचार। बर्नार्ड बोसांके ने लिखा एक कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक 1895 में लिखा गया ये। R.L. नेटलशिप ने लिखा लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक 1922। तो इस तरह आज हमने प्लेटो के बारे में जाना। प्लेटो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, पॉलिटिकल साइंस में। तो आज प्लेटो के इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।